हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पीसीएस चैनल पर। मैं आशा करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ में त्योहार को एंजॉय कर रहे होंगे। दिवाली आ गई है, आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे और साथ में घर की साफ सफाई भी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए फंडामेंटल राइट्स का क्या कराने वाली हूँ, क्विक रिवीजन कराने वाली हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्विक रिवीजन में मैं आपके कुछ पॉइंट्स छोड़ूंगी। सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए इस वीडियो में मैं आपको फंडामेंटल राइट्स क्या कराऊंगी, पूरा का पूरा कवर कराऊंगी। तो स्टार्ट करें हमारे आज की वीडियो को। तो हमारी अपनी पाठशाला पीसीएस चैनल पर क्या यूपीपीएससी आरओ के पूरे सिलेबस के एक प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारे टीचर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स की क्या कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। इसके बाद जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जहां सर आप क्या कर सकते हैं, डेली क्लासेस की पीडीएफ ले सकते हैं, टेस्ट पेपर्स ले सकते हैं और कमिंग क्लासेस की अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आज हम अपनी क्लास में क्या रिवीजन करने वाले हैं, फंडामेंटल राइट्स। देखो, जो राइट्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट्स कई टाइप के होते हैं। नैतिक नैतिक अधिकार होते हैं, कानूनी अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं। जो नैतिक अधिकार होते हैं वो क्या, उनको कानूनों के द्वारा लागू नहीं कराया जाता, वो हमें नैतिक तरीके से अपने आप पालन करने होते हैं। और जो कानूनी अधिकार होते हैं, अगर हम उनका पालन नहीं करते हैं, जैसे संपत्ति का अधिकार, तो क्या उनको कानूनी, तो अगर उनका पालन नहीं होता है तो कानूनी तौर पर क्या दी जा सकती है, सजा दी जा सकती है। कानूनी अधिकार होते हैं। फिर आते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति के क्या जीवन के विकास में क्या मूलभूत होते हैं, बहुत ही आवश्यक होते हैं। कोई भी अधिकार होता है, अधिकार से क्या अभिप्राय होता है कि राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ स्वतंत्रता। राज्य क्या देता है, किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है, फ्रीडम देता है, उसको राइट्स देता है। जैसे हमारे घर में अगर कुछ बना हुआ है तो जब तक मम्मी हमको राइट नहीं देगी कि खा लो जाके, तब तक हमें क्या नहीं मिल, क्या हम उसको छू भी नहीं सकते हैं, खा भी नहीं सकते हैं, हमें उसका अधिकार ही नहीं मिला है खाने का। तो ऐसे ही राज्य द्वारा व्यक्ति को क्या दिए जाते हैं, अधिकार दिए जाते हैं। या सकारात्मक सुविधा प्रदान करना। अब हमें जो मीठे मीठे लड्डू मिल रहे हैं तो वो सकारात्मक सुविधा ही तो है ना। इसके बाद जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, जब हम बढ़िया ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू खाएंगे तो हमारी शारीरिक ग्रोथ होगी, मानसिक ग्रोथ होगी और हमारी नैतिक शक्तियों का विकास होगा। इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमें लड्डू खाने भी है और साथ में दूसरों को साझा करके खाने हैं, मतलब सबको खिलाने, अकेले अकेले नहीं खा जाने हैं, सारे अपने भाई बहनों को भी बांटने हैं। इसके बाद एक विद्वान है, कौन, लॉस्की, उन्होंने क्या कहा कि जो अधिकार होते हैं वो सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं, कौन सी, जिनके अभाव में अगर अधिकार नहीं होंगे, अगर किसी भी, जैसे दो व्यक्ति हैं, एक को फ्रीडम मिली हुई है कि वो बाहर जा सकता है, ठीक है, और लोगों से वो बाहर जाता है, लोगों से मिलता है और खूब ज्यादा शैतानी करता है, शरारत करता है, और एक बच्चा है जो घर में ही रहता है, ज्यादा लोगों से बात नहीं करता है। तो जो बाहर जाकर शैतानी करता है, शरारत करता है और कहीं कभी कभी तो क्या कर देते हैं, कांड कर देते हैं, तो उसका जो सामाजिक विकास होगा वो दूसरे बच्चे के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़िया होगा। तो अधिकार के अभाव में किसी भी व्यक्ति का क्या, व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। तो अधिकार इतने इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो अधिकार होते हैं उनके कुछ आवश्यक लक्षण होते हैं, क्या कि अधिकार आपको ऐसे मिलने चाहिए जो क्या समाज को स्वीकार हो, सामाजिक स्वरूप हो। ऐसे नहीं है कि आपका तो मन कर रहा है एक डंडा आप ऐसे घुमाते हुए चल रहे हैं, किसी को लग जाए आपके, तो मेरे पास तो राइट है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, नहीं, समाज को स्वीकार होने चाहिए। उसके बाद क्या, लोक हित में होने चाहिए, उनका स्वरूप कल्याणकारी होना चाहिए, लोगों के हित में उनका यूज किया जाना चाहिए। जैसे मुझे अगर पढ़ाने का राइट दिया गया है तो वो क्या है, लोक हित में है, इससे आपका भी भला हो रहा है ना, हम आपको सिखा रहे हैं कोई भी चीज, फंडामेंटल राइट आपको बता रहे हैं। इसके बाद राज्य का संरक्षण, राज्य का संरक्षण मतलब रक्षा और आवश्यक,
मतलब किसी भी जब अधिकार दिए जाते हैं तो वो राज्य के संरक्षण करता है, व्यक्तियों को जो भी अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन जैसे अगर कोई व्यक्ति पुलिस में है, सेना में है, तो क्या उनको उतने अधिकार नहीं मिलते हैं। जैसे अगर कोई आईबी का एजेंट है, रॉ का एजेंट है, तो राज्य उन्हें अपना मानने तक से इनकार कर देता है। अब कह दो मेरा तो राइट है, मुझे जीवन का अधिकार है, तो उनको वो नहीं है। फंडामेंटल राइट्स के अधिकार क्या राज्य के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए दिए जाते हैं। इसके बाद क्या होते हैं, ये सार्वभौमिक होते हैं, ये सभी को दिए जाते हैं। कुछ अपवाद हैं, जैसे मैंने अभी बताया पुलिस, सेना को जो क्या है फंडामेंटल राइट्स क्या है, उनमें कुछ अपवाद होते हैं, लेकिन ये सभी को दिए जाते हैं। इसके बाद जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है। कहां से कहां तक है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सबसे पहले कहां पर स्टार्ट किए गए थे, कहां पर थे, इंग्लैंड। कहां पर स्टार्ट किए गए थे, सबसे पहले इंग्लैंड में। 1215 में फंडामेंटल राइट्स का सबसे पहले इंग्लैंड में विकास किया गया था। सबसे पहले अधिकारों का मैग्ना कार्टा आया था इंग्लैंड में, जिसके तौर पर इसको क्या कहा गया, फंडामेंटल राइट्स कहा गया। पार्ट 3 में है और आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। इनकी कुछ विशेषताएं हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्या, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनमें क्या, यहाँ पर नागरिकों और विदेशियों में क्या अंतर किया गया है, नागरिकों और विदेशियों में अंतर किया गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल और केवल नागरिकों को दिए गए हैं, विदेशियों को नहीं दिए गए हैं। ऐसे कौन कौन से हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और आर्टिकल 30। ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि सिर्फ किसको दिए गए हैं, सिर्फ नागरिकों को दिए गए। इसलिए कहा गया है कि नागरिकों और विदेशियों में अंतर किया गया है। ये चीज समझ में आ रही है। इसके बाद अगला पॉइंट हम क्या देख लेते हैं, और क्या विशेषताएं हैं मौलिक अधिकारों की, कि ये वाद योग्य है। वाद योग्य क्या, कि जब भी आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप क्या आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग कहा कोर्ट जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। ये स्थायी नहीं है, इनमें संसद कटौती कर सकती है या कमी कर सकती है। बिल्कुल सही है। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 द्वारा क्या संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में क्या शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। तो फंडामेंटल राइट्स को कम भी किए जा सकते हैं, मतलब कम मतलब इनमें से कुछ को हटाया भी जा सकता है और कुछ को जोड़ा भी जा सकता है। यहाँ पर क्या एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि फंडामेंटल राइट्स में संशोधन किया जा सकता है, तो यहाँ से आपका वो क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, फंडामेंटल राइट्स में संशोधन किया जा सकता है, ये न्यायोचित है। मतलब अगर इनका आपका फंडामेंटल राइट कोई छीन रहा है तो आप सीधा कोर्ट जा सकते हैं। ये इसकी विशेषताएं हैं फंडामेंटल राइट्स की। इसके बाद क्या है, ये हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से, समानता का अधिकार दिया गया है इसमें हमें, और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 1922 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है आर्टिकल 23 से 24 तक। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में हमें दिया गया है। ये सारे आर्टिकल्स 6 अधिकार हैं। मूल रूप से कितने थे, 7, लेकिन एक जो संपत्ति का अधिकार था उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा हटा दिया गया है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने आर्टिकल्स को। फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां तक है, पार्ट 3 कहां से कहां तक है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। यहाँ पर देखो आर्टिकल 12 से हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 12 से 35 तक हमारा पार्ट 3 है, तो उसमें आर्टिकल 12 से हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 12 में क्या है, स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। क्या दी गई है, स्टेट की डेफिनेशन।
आप पूछेंगे स्टेट की डेफिनेशन मतलब कि स्टेट की डेफिनेशन में कौन कौन आता है, आप कहेंगे राज्य तो ऐसे होते हैं ना, यूपी एमपी बिहार, नहीं, स्टेट की डेफिनेशन मतलब मैं अब ये बताती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग स्टेट की डेफिनेशन में कौन कौन आती है, भारत सरकार व संसद आती है, राज्य सरकार व विधानमंडल आती है, और सभी स्थानीय प्राधिकरण यानी कि लोकल अथॉरिटीज आती हैं, लोकल अथॉरिटीज आती हैं, और अदर अथॉरिटीज आती हैं। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। कौन से दो क्वेश्चन बनते हैं? दो क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो अदर अथॉरिटीज है, जो अन्य प्राधिकारी हैं, जो अदर अथॉरिटीज है यहाँ पर लिखा हुआ, इसमें कौन कौन सी ऐसी अथॉरिटीज हैं जो इसमें इंक्लूड होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो किसमें, प्राधिकरण के अंतर्गत आती हैं। उसमें आपको 5-6 ऑप्शंस लिख के दे दिए जाएंगे और फिर पूछा जाएगा इनमें से कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जो अथॉरिटीज में आती हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या, कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अथॉरिटी में इंक्लूड की जाती है। और दूसरा क्वेश्चन सबसे बड़ा ये बनता है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, क्या क्या जुडिशियरी किसमें, स्टेट की डेफिनेशन में आती है या फिर नहीं आती है। दो क्वेश्चन है बड़े। इसके लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस दिए जिनके द्वारा हम इन क्वेश्चंस का आंसर देख सकते हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट का क्या है केस है वो ये है, क्या, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, कि कोई भी अथॉरिटी जो क्या गवर्नमेंटल या फिर सोवरेन परफॉर्म होती है, वो क्या है, अथॉरिटी है, मतलब जो सरकारी है या फिर संप्रभु है, वो अथॉरिटी में इंक्लूड की जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर हूं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास हर चीज का राइट है यहाँ पर कंट्रोल करने का, तो फिर क्या हो जाऊंगी, मैं एक अथॉरिटी हो जाऊंगी। ठीक है। ऐसे ही एक और केस था इंपॉर्टेंट, जिसमें क्या, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस मोहनलाल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसी बॉडी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन या फिर स्टैट्यूट मतलब संविधान या किसी अधिनियम के द्वारा बनाई जाती है, वो अथॉरिटी में इंक्लूड होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट केस क्या है, सुखदेव वर्सेस भगत राम। इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑल स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक LIC, ONGC, IFC, जितनी भी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं वो क्या हैं, वो अदर अथॉरिटीज में इंक्लूड होती हैं। यही क्वेश्चन पूछा भी गया था, जिसमें क्या LIC पूछा गया था, ONGC पूछा गया था, IFC से लिखकर ऑप्शंस में पूछा गया था कौन कौन सी प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और डिसीजन, एक और केस इंपॉर्टेंट है, क्या जी, ये दो जो केसेस हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, क्या जुडिशियरी स्टेट की डेफिनेशन में आती है, उस क्वेश्चन का ये आंसर करते हैं। तो प्रेमचंद गर्ग वर्सेस एक्साइज कमिश्नर, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट रूल मेकिंग पावर का यूज करती है, किसका, रूल मेकिंग पावर का यूज करती है, तो वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। कैसे, यहाँ पर कंफ्यूजन है तो एक और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही का केस में एक और डिसीजन दे दिया, जिसमें उन्होंने इस चीज को अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया। जैसे कि AR अंतुले वर्सेस RS नायक के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट कैसे नॉन जुडिशियली फंक्शंस प्रैक्टिस करती है, तो वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगी, और अगर वो क्या जुडिशियल फंक्शंस को प्रैक्टिस इसमें नहीं करती है, तो वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगी, और अगर करती है तो वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं फिर से आपको बताती हूँ क्लियर करके। जैसे कि अभी सेम सेक्स मैरिज का केस आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि कानून बनाने का काम किसका है, हमारा नहीं है, किसका है, संसद का काम है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, तो उसने क्या कहा कि मेरा रूल मेकिंग का काम नहीं है। अगर वो बनाती, अगर वो रूल मेकिंग पावर का यूज करती, तो वो किसकी डेफिनेशन में आ जाती, किसकी डेफिनेशन में आ जाती, स्टेट की, क्योंकि वो नॉन जुडिशियल फंक्शन है, उसका काम नहीं है कानून बनाना। और कभी कभी क्या ऐसे सुप्रीम कोर्ट क्या करती है ना, रूल बनाने का काम कर देती है, इसको क्या बोलते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म।
ठीक है, वो क्या कर देती है, रूल बनाने का काम कर देती है, लेकिन वो उसका काम नहीं है, और उसका काम क्या है, न्याय देना। ठीक है, तो अगर वो जुडिशियल फंक्शन प्रैक्टिस करती है, सिर्फ न्याय देने का काम करती है, तो वो स्टेट की डेफिनेशन में क्या नहीं आएगी। ये क्लियर है, दोनों क्वेश्चंस के आपको आंसर समझ में आ गए। अब चलते हैं अपना, देख लेते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या बोलता है, आर्टिकल 13 बताता है कि कोई भी लॉ, जो कोई भी विधि है, कोई भी लॉ है, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या करती है, कम करती है, उनका अल्पीकरण करती है, तो वो विधि क्या हो जाती है, वो लॉ क्या हो जाता है, नल एंड वॉइड, वो क्या विधि खत्म हो जाती है। कैसे, क्या लिखा है इसमें, मौलिक अधिकारों से असंगत कोई भी विधि या उनका अल्पीकरण करने वाली कोई भी कानून क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यहाँ पर आर्टिकल 13 में ये बोला गया है। अब देखो इसके कुछ क्लॉज हैं, क्या, 13(1) जिसमें संविधान लागू होने के पहले की विधियों के बारे में बोला गया है। जो संविधान नहीं बना था उसके पहले जो विधियां थी, उनमें क्या, अगर कोई ऐसी विधि थी जो किसी के मौलिक अधिकारों को कम कर रही थी, तो क्या वो अपने आप क्या हो जाएगी, नल एंड वॉइड। अब यहाँ पर क्या है, आर्टिकल जो 13 का क्लॉज 2 है, उसमें संविधान लागू होने की बाद की विधियों के बारे में बात की गई है। इसके बाद आर्टिकल 13(3) में विधि की डेफिनेशन बताई गई है कि विधि के अंतर्गत कौन कौन चीजें आती हैं, जैसे कि अध्यादेश आते हैं, आदेश आते हैं, विधि आती है, नियम आते हैं, ये सभी आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में आते हैं। इसके बाद जो आर्टिकल 13(4) है, इसमें क्या किया कि आर्टिकल 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होती। इसे 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 में जोड़ा गया। अब देखो ये क्या चीज है, इसको हम समझाते हैं आपको कैसे। सुप्रीम कोर्ट में पहले क्या हुआ, विधायिका कोई लॉ बनाती थी, कोई भी विधि बनाती थी, और अगर वो फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन करती थी तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती थी, उसको नल एंड वॉइड कर देती थी। तो यहाँ पर जो विधायिका है, कौन, विधायिका, कानून बनाने का काम किसका है, विधायिका का। कार्यपालिका क्या, कार्यपालिका का काम क्या है, कार्यपालिका का काम है कानूनों को लागू करवाना। इस तरफ विधायिका हो गई, इस तरफ सुप्रीम कोर्ट हो गई। ये क्या है, ये है बहू, क्या है, बहू। और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या है, सास, सास की तरह काम करती है। इसने कोई लॉ बनाया, इसने कोई काम किया, सास ने तुरंत क्या बोल दिया कि नहीं हमें ये काम पसंद नहीं आया। तो इसी तरह जो विधायिका थी वो परेशान हो चुकी थी, तो वो क्या, उसने शंकरी प्रसाद के केस में क्या हुआ, शंकरी प्रसाद के केस में यहाँ पर क्या हुआ कि संविधान संशोधन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो सकता है, फंडामेंटल राइट्स में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, इतने सारे क्वेश्चंस आते थे। तो उसके साथ साथ कई सारे केसेस में जाके 1973 में जाके ये बात सॉल्व हुई। सबसे पहले जो केस आया था शंकरी प्रसाद का वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संसद संविधान संशोधन कर सकती है, किसमें, फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन कर सकती है। सेम चीज सज्जन सिंह के केस में भी हुई, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकती है। लेकिन गोलकनाथ के केस में, यहां पर देखना, गोलकनाथ वर्सेस जो पंजाब स्टेट था का केस था 1967 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि नहीं, संसद फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं कर सकती है। 1967 का ये केस था। तभी इंदिरा गांधी ने क्या किया, 1971 में क्या कर दिया, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया। यहां पर बहू ने अपनी चाल चल दी। ठीक है, क्या किया, इन्होंने कहा कि हम आर्टिकल 368 की 368 के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, संविधान संशोधन किया जाता है। ये प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि हम आर्टिकल 368 के तहत कहीं पर भी संशोधन कर सकते हैं। अगर हम आर्टिकल 368 के तहत कहीं भी संशोधन कर रहे हैं तो वो क्या, वो आर्टिकल 13 की परिभाषा में नहीं आएगा, मतलब कि उसको सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड नहीं कर सकती, भले ही वो क्या कर रही हो, भले ही वो फंडामेंटल राइट्स पर कोई इफेक्ट डाल रही हो। तो जब बहू ने अपनी चाल चली तो फिर सास तो सास ही, सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम किया, उसने तुरंत कंट्रोल करने का काम किया। कैसे, देखो, जो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है,
आपको करना है संशोधन, आप कर लो। फंडामेंटल राइट्स में करना है, बिल्कुल कर लो। आप कहीं पर भी संशोधन कर लो, लेकिन हमारे घर के जो रूल्स हैं कि अगर आपको ये करना है, इतने बजे घर आना है या फिर यही करना है, तो वो आपको मानना पड़ेगा। आप कुछ भी कर लो। तो बिल्कुल वैसी बात क्या कि अगर आपको फंडामेंटल राइट्स में संशोधन करना है, आप कहीं पर भी कर लो। डीपीएसपी में करना है, कहीं पर भी कर लो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर खराब नहीं होना चाहिए। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का जैसा है वैसा ही होना चाहिए। ये आर्टिकल 13 के पूरा मैंने आपको डिटेल में बता दिया। समझ में आया सभी को? मजा आ रहा है सभी को? डिटेल में बता रही हूँ। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारे सारे आर्टिकल्स। देखो, सबसे पहले जो हमारा अधिकार है कौन सा? सबसे पहला जो हमारा अधिकार है कौन सा है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है उसके अंतर्गत कितने अधिकार आते हैं? ये आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक समानता के अधिकार आते हैं। सबसे पहले आर्टिकल जो 14 है, इसमें क्या बताया गया है? विधि के समक्ष समता तथा विधि का समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, सब विधि के समक्ष समता, ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। इसके बाद विधि का समान संरक्षण, ये कहां से लिया गया है? अमेरिका से कॉन्सेप्ट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? विधि के समक्ष समता यानी कि कानून के ऊपर कोई भी नहीं है, सभी के लिए कानून क्या है? एक समान है। विधि का समान संरक्षण, वो भी तो वही बात नहीं। उसमें क्या है? समान परिस्थितियों में सभी के लिए समान कानून होगा। जैसे मैं हूं, मेरे समान ही कोई व्यक्ति रह रहा है, खा पी रहा है, उतना ही उसको क्या, उतनी उसकी आर्थिक स्थिति है, तो क्या उसके लिए सेम लॉ होगा। लेकिन जैसे कि कोई कोई गरीब व्यक्ति है जिसकी आर्थिक स्थिति कोई कमजोर है, या फिर वो एसटी एससी से आता है, तो उसके लिए क्या रिजर्वेशन दिया जाएगा। जैसे कि अब हमसे कोई ऊपर व्यक्ति है, जैसे राष्ट्रपति और जो राज्यपाल हैं, उनको आर्टिकल 361 के अंतर्गत कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, क्योंकि वो क्या है? हेड ऑफ द स्टेट है, तो उनके लिए अलग तरीके से व्यवस्था की जाएगी। तो विधि का समान संरक्षण क्या है? अगर परिस्थिति समान होगी तभी समान संरक्षण होगा, और अगर सिचुएशन अलग होगी तो समान संरक्षण नहीं होगा। लेकिन जो विधि के समक्ष समता है, उसमें क्या है? उसमें सभी ही एक जैसे हैं। ये ब्रिटेन का है। और विधि का समान संरक्षण अमेरिका का कॉन्सेप्ट है। ये समझ में आया? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? मजा आ रहा है? अच्छे से समझा रही हूँ, डिटेल में समझ में आना चाहिए। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना, ठीक है। इसके बाद जो आर्टिकल 15 है वो क्या कहता है? धर्म, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का क्या करता है? प्रतिषेध। मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ क्या होगा? किसी भी व्यक्ति के साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ जो है उसके उसके आधार पर किसी के साथ क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 जो है समानता के अधिकार के अंतर्गत लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब जो गवर्नमेंट सरकारी नौकरी होती है उनमें क्या सभी को अवसर की समानता। लेकिन वो बात अलग है, ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जितने भी हमें राइट्स दिए गए हैं, इन पर क्या युक्ति युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं। रिजर्वेशन मिलता है गवर्नमेंट जॉब में। अभी आप कहोगे, आप तो बता रहे हो क्या कि सभी के लिए अवसर जो है अवसर की समानता है, लेकिन रिजर्वेशन तो दिया गया है युक्ति युक्त निर्बंधन के साथ दिए गए हैं हमें, ठीक है। आर्टिकल 17 स्पष्टता का अंत। हालांकि कई जगह ये अभी भी फॉलो किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। सीधी बात है, बिल्कुल ही गलत है, इसको फॉलो नहीं किया जाना चाहिए। ये फंडामेंटल, किसी भी व्यक्ति की जाति से आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आप उसको नहीं छूना है? तो ये चीजें गलत है, जो कि नहीं होनी चाहिए। हालांकि वो बात अलग है, अगर वो गंदा है, मिट्टी में है, तो आप उसको नहीं छूना चाह रहे हो, तो वो बात, बीमार है, ठीक है, उसकी हालत खराब है, इन्फेक्शन हो सकता है, तो चीजें अलग हो जाती हैं। इसके बाद आर्टिकल 18, इसमें क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत की बात की गई है। इसमें क्या दिया गया है? जो क्या अगर जो मिलिट्री और एकेडमिक को छोड़कर कुछ ऐसे टाइटल्स हैं जो किसी को नहीं दिए जा सकते हैं, वो क्या
उनकी उपाधियों का अंत किया जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं क्या है हमारा अगला, वो था समानता का अधिकार। यहाँ पर क्या है दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें कहां से कहां तक आते हैं, इसमें आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक बात की गई है। आर्टिकल 19 में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब आर्टिकल 19 में किसकी बात की गई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की गई है। इसमें आर्टिकल 19 में कई सारे और क्लॉजेज हैं जिनको हम एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन से क्लॉजेज हैं। आर्टिकल 19 भी कहता है क्या कि हम पीसफुली क्या कर सकते हैं, पीसफुली हम एक साथ हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, संगठन बना सकते हैं विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों के। हथियार लेकर जाएंगे तो फिर आप सीधे अंदर दिखाई देंगे कहाँ, जेल के। ठीक है। आर्टिकल 19C क्या कहता है कि आप यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेट सोसाइटीज बना सकते हैं। आर्टिकल 19D क्या कहता है कि आप निर्बाध संचरण कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है आपके पास। आर्टिकल 19 जो 1E है, इसमें क्या है, आपको आवास की स्वतंत्रता है, रेजिडेंस की स्वतंत्रता है, कहीं पर भी आप जहां चाहे रह सकते हैं। पहले कुछ जम्मू कश्मीर और कुछ जगह ऐसी हैं जनजातीय एरिया जहां पर रहने के लिए कुछ, मैंने क्या बोला, हर एक फंडामेंटल राइट युक्ति युक्त निर्बंधन के साथ मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर ऊपर का ऐसा जान लिया। ठीक है, इनको हम और डिटेल में अपनी थ्योरी की क्लास में, कंप्लीट क्लासेस में देखेंगे। देखो, युक्ति युक्त निर्बंधन के साथ है आपको आवास की स्वतंत्रता मिलती है। जो 19(1)(f है जिसमें संपत्ति का अधिकार था, मैंने बताया था मूल संविधान में कितने कितने अधिकार थे, 7 अधिकार थे, जिसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया है। और 91G में क्या है, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड। आप मतलब कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, इसमें क्या है, व्यवसाय की स्वतंत्रता है आपको। इसके बाद हम देख लेते हैं आर्टिकल 20 जो कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मिलता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब आपके लिए जब आपका जब अपराध के लिए, किसी भी अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में आपको संरक्षण मिलता है। क्या आपके पास 3 तरीके से संरक्षण हो सकता है, आपको कोई भी पुराने लॉ के हिसाब से सजा नहीं दे सकता है। और क्या है कि आपको कोई जबरदस्ती क्या नहीं कर सकता है, आपको गवाही देने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है। और क्या है, आपकी किसी एक अपराध के लिए आपको सिर्फ एक बार सजा दी जाएगी, उसको दो बार आपको नहीं दी जा सकती सजा। तो आर्टिकल 20 में क्या हो गया, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। इसके बाद आता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है आपको। यहाँ पर आर्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको किसमें, इसको क्या है, जीवन का अधिकार। इसके अंतर्गत कई सारे अधिकार आते हैं। जीवन का अधिकार तो मतलब फिर जीवन ही है ना, जब इमरजेंसी लागू की जाती है ना तब भी इसको नहीं हटाया जाता है। बाकी फंडामेंटल राइट्स आपके फिर भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 20, 21 आपके तब भी रहते हैं, क्योंकि जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा। तो आर्टिकल 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 21A, आर्टिकल 21A जो है, इसको आपको कब जोड़ा गया था, इसको आपको जोड़ा गया था 86, कब जोड़ा गया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में आपको जोड़ा गया था, जिसमें क्या था, शिक्षा का अधिकार, 6 साल फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की इसमें बात की गई थी। इसके बाद आर्टिकल 22 जिसमें क्या, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध संरक्षण। यहाँ पर क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिटरी अरेस्ट एंड डिटेंशन। 2 तरीके से होता है गिरफ्तारी, एक तो सामान्य तरीके से होती है, एक निवारण प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत क्या होती है, गिरफ्तारी। दोनों अलग अलग होती है, दोनों के लिए अलग अलग प्रावधान है। तो ये हमारे क्या थे, स्वतंत्रता के अधिकार थे सारे। इसके बाद हम देख लेते हैं क्या, आर्टिकल 23 और 24, इसमें क्या क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 13 में क्या है, मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध, इसकी बात की गई है। आर्टिकल 24 में क्या है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। मतलब
आर्टिकल 23 में प्रोहिबिशन किया गया है किसका? ह्यूमन ट्रैफिकिंग का और फोर्स्ड लेबर का। आर्टिकल 24 में क्या है? आर्टिकल 24 में प्रोहिबिशन किया गया है किसका? एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज एंड माइंस अंडर द एज ऑफ 14। तो ये क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा क्या, कौन सा? तीसरा अधिकार है। इसके बाद हम चलकर देख लेते हैं चौथा कौन सा अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या क्या बताया गया है? इसमें आर्टिकल 25 से 28 तक बात की गई है। आर्टिकल 25 जो है उसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता है, मतलब आप किसी भी धर्म के हो, आपका कोई भी धर्म हो, आप उस धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, आपको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बाद आता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में क्या है कि आप जो भी धर्म को मान रहे हैं, जिस भी धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? धार्मिक कार्यों का क्या कर सकते हैं? प्रबंधन कर सकते हैं। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, इसकी बात की गई है। इसके बाद क्या? आर्टिकल 27 जिसमें क्या है? किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के संदाय के बारे में। इसमें क्या, किसकी बात की गई है? धर्म को लेकर जो टैक्सेस होते हैं उनकी बात की गई है। इसके बाद आता है आर्टिकल 28 जिसमें किसकी बात की गई है? कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की बात की गई है। मतलब कुछ ऐसी गवर्नमेंटल क्या होती है जो सरकारी या अर्ध सरकारी जो स्कूल्स होते हैं उनमें क्या होती है? धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता होती है। उनमें आप क्या कर सकते हैं? धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। जैसे मुस्लिम्स के अलग स्कूल होते हैं, उनमें मुस्लिम्स की शिक्षा दी जाती है। तो इस तरीके से ये आर्टिकल 28 में, मतलब आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया गया है। इसके बाद हम आगे चल लेते हैं। जो हमारा अगला आर्टिकल है, अगला जो हमारा अधिकार है, कौन सा? कितने अधिकार हमने देख लिए? चौथा। ये कौन सा है? पांचवा। और यहाँ पर ये कौन सा? आर्टिकल 32 जो कि छठवां अधिकार है। पांचवा क्या है? कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 29 में क्या है? आर्टिकल 29 में है, ये किसके अंतर्गत आता है? शिक्षा और संस्कृति के अधिकार के अंतर्गत। तो इसमें किसकी बात की गई? अल्पसंख्यक वर्ग जो होते हैं उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा। समझ में आ रही है? इसके बाद आर्टिकल 30 जो है उसमें शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की बात की गई है। शिक्षण संस्थाओं की क्या स्थापना की जाएगी। इसके बाद ये जो क्या है, ये हमारे पांचवें अधिकार के अंतर्गत आता है। फिर क्या आता है? आर्टिकल 32 जो कि क्या है? आर्टिकल 32 क्या है? जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की गई है। मतलब आपकी किसी भी फंडामेंटल राइट जो हमने अभी आपको बताए हैं, आर्टिकल 12 में तो मैंने स्टेट की डेफिनेशन बताई थी, 13 में फिर बताया था कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को कम करता हो वो क्या हो जाएगा? नल एंड वॉइड हो जाएगा। फिर मैंने आर्टिकल 14 से लेके आपको 30 तक फंडामेंटल राइट्स बताए। इसके बाद एक और था 31 जिसको मैंने बताया संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। इसके बाद आता है आर्टिकल 32 जिसमें क्या है कि अगर आपकी किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और रिट जारी करवा सकते हैं। आर्टिकल 32 में रिट्स दी गई है। सबसे पहली रिट कौन सी है? हैबियस कॉर्पस। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण, बंधी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि अगर आपको किसी भी अपराध में अरेस्ट किया जाता है तो विद इन 24 आवर्स आपको कोर्ट में पेश किया जा सकता है। अगर कोई आपको पुलिस जो है वो पेश नहीं कर रही है तो आप क्या इस रिट को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो दूसरी है वो कौन सी? मैग्नमस, यानी कि कौन सी? परमादेश, यानी कि हम आदेश देते हैं। अ कमांड टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी, मतलब अगर कोई अधिकारी अपनी ड्यूटी को ठीक से नहीं परफॉर्म कर रहा है तो ये रिट जारी
की जा सकती है, कोई भी व्यक्ति इस रिट को लेकर जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। ये किसके अगेंस्ट होती है? ऑफिसर्स के अगेंस्ट होती है, पब्लिक सर्वेंट और गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती है। इसके बाद प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब प्रतिषेध, क्या प्रतिषेध। और चौथी कौन सी है? मैंडबस नहीं है, सर्ट्यूटरी है। इसमें क्या होता है, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? उत्प्रेषण। क्या बोलते हैं? उत्प्रेषण। ये दोनों जो रेट हैं कौन कौन सी, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये दोनों ही किसके अगेंस्ट जारी की जाती हैं? अधीनस्थ न्यायालय, लोअर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए भी जारी कर सकता है। इनमें क्या होता है कि उनको रोकने के लिए होता है, और इन दोनों में केवल एक ही डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? कि उत्प्रेषण जारी की जाती है जब कोई भी कोर्ट अपना डिसीजन दे चुकी हो, तब उत्प्रेषण जारी की जा सकती है। और प्रतिषेध, जो प्रतिषेध है वो जारी की जाती है जब कार्यवाही चल रही हो, डिसीजन अभी तक पेंडिंग हो, तब प्रतिषेध जारी की जाती है। बहुत सिंपल है, याद रखना इनको, ठीक है। और जो पांचवी है वो कौन सी है? को वारंटो, यानी कि अधिकार प्रक्षा, अधिकार प्रक्षा। ये क्या होता है? ये किसी भी पब्लिक ऑफिसर जो होती है उनसे वो अगर कोई काम करते हैं तो पूछने के लिए कि किस अधिकार से आपने ये काम किया है, तो उसके लिए ये रिट जारी करती हैं। आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 रिट दी गई है। कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और प्रतिषेध और उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षा किस लिए जारी की जाती है? मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ये किसी पर्सन को जब अरेस्ट किया जाता है तो अगर उसको कोर्ट में पेश नहीं किया गया है तो इसको जारी किया जा सकता है। परमादेश किसी भी ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जारी की जाती है। इसमें कोई भी क्या कहा जाता है कि हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ क्या हो जाता है? हम आदेश देते हैं। जो प्रतिषेध और उत्प्रेषण है दोनों लोअर कोर्ट मतलब अधीनस्थ न्यायालय के लिए जारी की जाती है। इन दोनों में डिफरेंस मैंने बहुत बता दिया आसानी से। क्या है कि ये तब जारी की जाती है उत्प्रेषण जब डिसीजन दे दिया गया हो, और जो प्रतिषेध है वो कब जारी की जाती है? जब डिसीजन पेंडिंग हो, कार्यवाही चल रही हो। और अधिकार परीक्षा मतलब आपने किस अधिकार से ये काम किया है, ये पूछने के लिए ये जो रिट है वो जारी की जाती है। इस पूरे वीडियो में, इतने वीडियो में मैंने आपको पूरे फंडामेंटल राइट्स बहुत ही डिटेल में बता दिए, मतलब काफी ज्यादा डिटेल में आपका क्विक रिवीजन कराया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और आपको अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम हमारे चैनल का, अपनी पाठशाला पीसीएस चैनल का टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, टेस्ट पेपर मिलेंगे और आने वाली क्लासेस के आपको अपडेट मिल जाएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो और नॉलेज आपको अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और अपने दोस्तों को क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और त्योहार को धूमधाम से एंजॉय करो। थैंक यू।